नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेणुधर रौतिया आप सभी का हमारे चैनल लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड है कि सर लीगल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का कुछ टॉपिक बता दीजिए कि हमें कैसे नोट्स बनाना है, कैसे तैयारी करनी है, ताकि एक बार पढ़ें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत न पड़े और प्रश्न पूछे तो आराम से बन जाए। लेकिन स्टूडेंट्स का निवेदन है कि नोट्स इंग्लिश में हो, आपकी लेक्चर यानी कि बोलने का और समझाने का तरीका हिंदी में हो सकता है, लेकिन मटेरियल इंग्लिश में होनी चाहिए। चलिए आज हम टॉपिक ले रहे हैं लीगल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कंपनी चार्टर ऑफ 1687 1687। और ये जो कंपनी चार्टर है 1687 का, इसमें कंपनी के द्वारा इशू किया गया था चार्टर, और इस चार्टर से दो बड़ी विशेषताएं हुई। मद्रास कारपोरेशन की स्थापना हुआ और मद्रास कारपोरेशन के अंतर्गत मेयर और एल्डरमैन मिलकर मेयर कोर्ट स्थापित किए। यानी कि तीन चीजें एक साथ शामिल है। व्यवस्थापिका यानी कि लेजिस्लेचर, या इसको विधायिका कहते हैं, विधि निर्मात्री संस्था बना। दूसरा कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी, और तीसरा न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। तीनों की कार्य प्रणाली पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी में 1687 के कंपनी चार्टर में देखने को मिला। पहली बार तीनों अंग एक साथ काम करते हुए पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उनके लिए एक नया प्रयोग था। चलिए सबसे पहली बात देखते हैं, इस चार्टर को जारी करने के पीछे कारण क्या थी। What was the cause to issue the कंपनी चार्टर ऑफ 1687? मान लीजिए ये प्रश्न पूछा जाता है तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। एट दैट टाइम इन इंग्लैंड देयर दे गॉट लंदन कॉर्पोरेशन एंड दे गॉट लंदन मेयर्स कोर्ट। 1687 के कंपनी चार्टर के पहले इंग्लैंड की राजधानी लंदन में कारपोरेशन का संचालन किया जा रहा था और कारपोरेशन के तहत मेयर कोर्ट भी स्थापित था। यानी कि ब्रिटिश लॉ के आधार पर उस समय म्युनिसिपल कारपोरेशन अच्छे ढंग से काम कर रहा था और साथ ही साथ जुडिशियल पावर भी बहुत बढ़िया ढंग से काम चला रहा था। स्वाभाविक सी बात है कि उसी सिस्टम को मद्रास शहर के लिए लागू किया जाना था। क्यों लागू किया गया? इसलिए लागू किया गया कि मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के इंग्लिश मैन ऑफिसर्स का निवास स्थान था और बहुत बड़े एरिया में, और चारों तरफ वॉल लगाकर अंदर में वो निवास करते थे। सारी सुविधाएं उनके निवास कैंपस में मौजूद था। उसको हम लोग व्हाइट टाउन कहते थे। ठीक है, जहां पर अंग्रेजों का निवास स्थान था उसको व्हाइट टाउन कहते थे। बहुत ही खूबसूरत, लंदन की भांति। और जहां पर इंडियन रहते थे उसको ब्लैक टाउन कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, जिस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी उस समय कॉम्पिटिटर कंपनियां भी थी, जैसे डच, पुर्तगाली या यूरोपियन कंपनी। ठीक है, फ्रांसिस कंपनी यहां पर पहले से मौजूद थी और
कंपटीशन चल रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी उनके लिए एक प्रकार की दुश्मन कंपनी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार इस तरह से फैला हुआ था कि डच फ्रांसिस कंपनी, ठीक है, पुर्तगालिस कंपनी को बहुत नुकसान हो रहा था। तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी और इन लोगों के बीच में युद्ध चलता था, वार चलता था, फाइटिंग होता था। उस फाइटिंग से व्हाइट टाउन के दीवार टूटा हुआ था, यानी कि तहस नहस हो चुका था। और अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और सारे अन्य कंपनियां लगभग खत्म हो गई थी, या फिर वो उनके एरिया से चले गए थे, एक निर्धारित स्थान तक ही वो जो है सीमित रह गए थे, या फिर भारत छोड़कर चले गए थे। एक छत्र राज हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की। वो चाहती थी कि मद्रास में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे व्हाइट टाउन के लोग हो या ब्लैक टाउन के लोग हो, सभी लोग हाउस टैक्स दें और उस टैक्स से वाल का निर्माण किया जाए, मरम्मत किया जाए। तो लोगों ने कहा कि भैया हम हाउस टैक्स क्यों देंगे, हम हाउस टैक्स नहीं देंगे। तुम्हारे टाउन के दीवार को मरम्मत करने के लिए हम टैक्स क्यों देंगे, डायरेक्ट मना कर दिया था। इन द ईयर 1687 कंपनी established मद्रास कॉर्पोरेशन एंड मेयर कोर्ट was the part of this corporation, यानी कि लंदन की तरह। इन द ईयर 1686 यानी कि एक साल पहले मद्रास गवर्नमेंट levied a house tax on the Madras city population to repair the city wall, but people of Madras, local people, did not pay the tax and company faced problem and difficulties to collect the tax। शायद मुझे लगता है यहां से समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, आफ्टर दिस कंपनी डिसाइडेड दैट टू मेक द टैक्स कलेक्शन इजी। ठीक है, देखिएगा, बहुत जिद्द किस्म के ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इस तरीके से हाउस टैक्स वसूलेंगे नहीं, तो हम दूसरे तरीके से हाउस टैक्स वसूलेंगे। ठीक है, ए बॉडी शुड बी फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ इंग्लिशमैन एज वेल एज लोकल इंडियन पॉपुलेशन, सो इट विल बिकम इजी फॉर द कंपनी ऑफिशियल टू कलेक्ट द टैक्स। तो उन्होंने क्या किया, द कॉर्पोरेशन केम इनटू एक्सिस्टेंस ऑन सितंबर 1687 की बात चल रही है। ठीक है, 1687 की बात चल रही है। ठीक है, विच कंसिस्टेड ऑफ ए मेयर 12 एल्डरमैन एंड फ्रॉम 60 to 120 बर्गेस। अब उन्होंने इंडियंस लोगों को जो ब्लैक टाउन में रहते थे, कुछ लोगों को जो वहां पर प्रधान के रूप में यानी कि सरपंच के रूप में या छोटे छोटे जमींदार के रूप में काम करते थे, उनको अपने पास बुलाया और उनको सपना दिखाया। कहा कि हमारा कॉलोनी आपने देखा है, कितना खूबसूरत है, और आपके कॉलोनी को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि स्लम एरिया में रह रहे हो, क्या जिंदगी जी रहे हो, और यदि आप लोग लंदन एक बार चले जाओगे फिर लंदन से कभी लौट के नहीं आओगे। तो उन्होंने कहा कि हम मद्रास को लंदन के भांति बहुत ही खूबसूरत सिटी बनाना है और इसके लिए आपकी जरूरत है। तो हमारे जो लोग थे, इंडियंस थे, वो अंग्रेजों के जो लोभ लुभावन सपने थे उसमें वो लोग फंस गए और कहा कि भाई ठीक है। तो उन्होंने सब मिलकर एक मद्रास कॉर्पोरेशन यानी कि मद्रास नगर निगम की स्थापना किया।
जिसमें से एक मेयर, 12 एल्डरमैन और 60 से 120 तक बर्गेस, बर्गेस मतलब होता है पार्षद। इन स्ट्रक्चर के आधार पर कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। यानी कि मद्रास कॉरपोरेशन पहली बार 1687 के कंपनी चार्टर के तहत स्थापित हुआ था, जिसमें से एक मेयर, 12 एल्डरमैन और 60 से 120 तक बर्गेस थे। याद रखिएगा, उस चार्टर में लिखा हुआ था कि प्रत्येक वर्ष एक नया मेयर होंगे, यानी कि एक वर्ष के लिए मेयर का कार्यकाल होगा। ठीक है, और उनकी नियुक्ति, मेयर कौन बनेगा? जो 12 एल्डरमैन है उसमें से जो इंग्लिशमैन होंगे वही मेयर बनेगा। 12 में से जो इंग्लिशमैन एल्डरमैन होंगे उन्हीं में से एक व्यक्ति मेयर बनेगा, और मेयर की नियुक्ति एल्डरमैन करेंगी। और इसके अलावा बर्गेस भी, एल्डरमैन और बर्गेस दोनों मिलकर मेयर की नियुक्ति करेंगे, लेकिन मेयर एल्डरमैन से होगा। ठीक है, शायद मुझे लगता है समझ में आ गया। हाँ जी, मेयर को क्या हटाया जा सकता था? बिल्कुल। यदि मेयर का कार्य ठीक नहीं है, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है, तब ऐसे स्थिति में, ठीक है, ऐसे स्थिति में एल्डरमैन और बर्गेस दोनों मिलकर मेयर को हटा सकते थे। क्या मेयर एक साल में एक ही बार बन सकता था? बिल्कुल नहीं। चाहे तो दोबारा भी मेयर बना सकते थे, तिबारा भी मेयर बना सकते थे, लेकिन बनाएंगे बर्गेस और एल्डरमैन मिलकर। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, the aldermen and burgess got the power to remove the mayor if he is unable to perform his duty. Only Englishman can become the mayor. मेयर के बारे में बता दिया। अब देखिएगा, the aldermen hold the office as long as they stay in Madras city. एल्डरमैन जीवन काल तक रह सकता है, लेकिन यदि वो मद्रास सिटी में रहता है, उनको मद्रास सिटी में रहना है, यदि मद्रास सिटी से दूसरे जगह चला जाएगा फिर वो एल्डरमैन नहीं बन सकता। जब तक मद्रास सिटी में निवास करेगा तब तक एल्डरमैन के रूप में रह सकता है। मेयर एंड बर्गेस होल्ड द पावर टू रिमूव द एल्डरमैन फ्रॉम ऑफिस, यानी कि कार्यालय से एल्डरमैन को मेयर और बर्गेस मिलकर हटा सकते थे। इफ ही डिड नॉट परफॉर्म वेल, यदि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था तब उनको हटाया जा सकता था। आप देखिएगा, एल्डरमैन जो होगा, जो जिनको मेयर चुना जाएगा, और वो 3 इंग्लिशमैन होंगे, और वो तीनों इंग्लिशमैन से ही आपको मेयर की नियुक्ति करनी है। ठीक है, और 9 एल्डरमैन अलग अलग धर्म के, अलग अलग भारतीयता के हो सकते थे। एमंग द एल्डरमैन minimum 3 were required to be British servant of the company, and other 9 can belong to any nationality or religion. देखिएगा, the first 12 aldermen were as follow: Englishmen 3, Hindus 3, Frenchmen 1, Portuguese 2, Jews and Armenians 3. ठीक है, तो ये रिलीजियन और कम्युनिटी के आधार पर, नेशनलिटी के आधार पर ये 12 एल्डरमैन की नियुक्ति की गई। यहां पर ध्यान दीजिएगा, चार्टर में ही 29 बर्गेस की नियुक्ति कर दी गई थी। ठीक है, और किन्होंने किया था? मेयर और एल्डरमैन मिलकर। और जो बचे हुए बर्गेस थे, कम से कम 60 रखना है, 29 तो चार्टर में ही उल्लेख कर दिया गया। 29 बर्गेस का नाम चार्टर में ही उल्लेख था,
जो बचे हुए और बर्गेस था 31 कम से कम, मिनिमम 60 था, तो 31 और करना था। तो मेयर और एल्डरमैन मिलकर जो है, ठीक है, बचे हुए बर्गेस की नियुक्ति कर दिया गया। अब शुरुआत में 60 बर्गेस हो गए, ठीक है, 60 बर्गेस हो गए। दिस वाज द नेचर ऑफ फर्स्ट कॉर्पोरेशन। द मेयर एंड 3 सीनियर एल्डरमैन वेयर टू बी द जस्टिस ऑफ द पीस। अब आपको पता है मेयर कौन है, इंग्लिश मैन है, और जो वरिष्ठ एल्डरमैन 3 होंगे, यानी कि 4 मिलकर चारों जजों को क्या बना दिया गया, द जस्टिस ऑफ द पीस, यानी कि आज के समय में मजिस्ट्रेट। जहां पर भी शांति भंग होगा, ये चारों जो है किसी को भी गिरफ्तार कर सकते थे, ठीक है, यानी कि मजिस्ट्रेट का रोल निभा रहे थे। द मेयर एंड एल्डरमैन वेयर टू फॉर्म ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और मेयर और एल्डरमैन को मिलाकर, ठीक है, कोड ऑफ रिकॉर्ड के रूप में, ठीक है, कोड ऑफ रिकॉर्ड के रूप में, which was authorized to try civil as well as criminal cases। कोड ऑफ रिकॉर्ड का एक न्यायालय था, कोड ऑफ रिकॉर्ड, जिसको हम लोग मेयर कोर्ट कहते हैं। कोड ऑफ रिकॉर्ड को ही मेयर कोर्ट कहा जाता है, ठीक है। उसका नाम मेयर कोर्ट ना देके, चूंकि मेयर अध्यक्षता करता था इसलिए उसका नाम पड़ा मेयर कोर्ट, लेकिन वास्तविक में उसका नाम था कोड ऑफ रिकॉर्ड। कोड ऑफ रिकॉर्ड को पूरा अधिकार प्राप्त था कि वो सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर दोनों को सुन सकता था। दिस कोड वाज नोन एज मेयर कोर्ट। द मेयर कोर्ट वाज एथोराइज्ड टू गिव फॉलोइंग पनिशमेंट। क्या क्या पनिशमेंट दे सकता था, केवल डेथ पेनाल्टी की सजा नहीं दे सकता था, ठीक है, इंप्रिजमेंट दे सकता था, अमेर्समेंट दे सकता था, फाइन दे सकता था, कारपोरल पनिशमेंट दे सकता था। कारपोरल मतलब कोड़े से मारने का, ठीक है। इस तरह की सजा का प्रावधान मेयर कोर्ट को थी। द कन्विक्टेड पर्सन गॉट राइट टू फाइल अपील एट द एडमिरल्टी कोर्ट। यदि मेयर कोर्ट के निर्णय से असंतुष्ट है तो एडमिरल्टी कोर्ट में अपील कर सकता था। एज मेयर एंड एल्डरमैन डिड नॉट हैव लीगल नॉलेज, यानी कि मेयर और एल्डरमैन बिजनेसमैन थे और इंग्लिशमैन थे, लेकिन वो लॉ के जानकार नहीं थे। द प्रोविजन वाज मेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द रिकॉर्डर ऑफ द कोर्ट। जो रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट है, यानी कि जिसको मेयर कोर्ट बोलते हैं, उसमें एक लॉ मैन को, लॉ के जानकार को एक रिकॉर्डर के रूप में नियुक्ति किया जाना था। ही हेल्प्ड द मेयर रिगार्डिंग द केसेस, ठीक है, यानी कि वो जो रिकॉर्डर था, रिकॉर्डर की नियुक्ति करना था, उस जजमेंट को उन्हें लिखना था। याद रखिएगा, क्यों लिखना था, इसलिए लिखना न था कि एक प्रकार की अपराध की सजा जब दूसरी बार भी वैसी आएगा तो उसी तरह की सजा दी जाएगी, यानी कि कानून का रूप बन जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो पहला जज एडवोकेट सर बिक्स को, ठीक है, रिकॉर्डर के रूप में नियुक्ति दी गई। जज एडवोकेट यानी कि लंदन में वो एक वकील थे, एडवोकेट थे। उनको लंदन से बुलाया गया और कहा कि आपको 2 पद धारण करना है, एक एडमिरल्टी कोर्ट के जज बनना है और दूसरा मेयर कोर्ट में आकर आपको रिकॉर्डर बनना है, ठीक है। 1712 द कोर्ट गॉट पावर टू गिव डेथ सेंटेंस टू नेटिव पीपुल। जो मद्रास सिटी में रहते थे उनको डेथ पेनाल्टी की सजा भी देने का अधिकार प्राप्त हो गया। किनको, ये जो मेयर कोर्ट और एडमिरल्टी कोर्ट को। द मेयर कोर्ट डिड नॉट फॉलो यूनिफॉर्म पनिशमेंट फॉर द सेम क्राइम। एक अपराध के लिए यूनिफॉर्म पनिशमेंट का पालन नहीं कर पाया। इट डिपेंड ऑन द जज डिस्क्रेशन फॉर दिस द रीजन
was that the mayor and his team did not have any legal knowledge. उन्हें लीगल नॉलेज नहीं थी. सर बिग्स गॉट्स द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग एज ए रिकॉर्डर इन द लंदन में रिकॉर्डर के रूप में वो काम कर चुका था. वो एक अनुभवी व्यक्ति था. बट here in Madras the problem was that Sir Biggs sat in the Admiralty Court as judge advocate. देखो प्रॉब्लम क्या था कि उन्हें दो जगह बैठना था. एक तो एडमिरल्टी कोर्ट में जो है, ठीक है, जज एडवोकेट के रूप में उनको बैठना था और मेयर कोर्ट के अपील सुनना था. ठीक है, और साथ ही साथ मेयर कोर्ट में जाकर उन्होंने रिकॉर्डर का भी भूमिका निभाया. ठीक है, जिसके कारण से उन्हें कार्य में प्रॉब्लम हुआ. आफ्टर द डेथ ऑफ सर बिग्स के मृत्यु के बाद रिकॉर्डर की नियुक्ति नहीं कर पाई, यानी कि अन्य रिकॉर्डर जो लॉ मैन है उनको नहीं मिल पाया, जिसके कारण से ये कार्य यानी कि एडमिरल्टी कोर्ट का कार्य गवर्नर एंड काउंसिल को लेना पड़ा. गवर्नर एंड काउंसिल देखा, यानी कि अब मेयर कोर्ट के जो फैसले थे जिसका अपील एडमिरल्टी कोर्ट में जानी थी वो नहीं जा पा रही है, जिसके कारण से, ठीक है, जो अपराधी नहीं है, ठीक है, फिर भी वो जेल में बंद है क्योंकि उनका अपील नहीं सुनी जा रही है. तब ऐसे स्थिति में न्याय की हत्या हो रही थी. इसीलिए 1704 में 1704 में गवर्नर एंड काउंसिल हियर्ड द अपील्स फ्रॉम द मेयर कोर्ट एज एडमिरल्टी कोर्ट स्टॉप टू फंक्शन. इन दिस पीरियड also the criminal were so long kept in jail that even given people forgot the crime. यहां पर ध्यान दीजिएगा. तो इस समय तीन प्रकार की कोर्ट थी. एक मेयर कोर्ट थी, एडमिरल्टी कोर्ट थी. जब एडमिरल्टी कोर्ट बंद हो गई, गवर्नर एंड काउंसिल की कोर्ट थी. इस तरह से व्यवस्था उस समय थी. देखिए इसमें डिफॉल्ट क्या था. जस्टिस सिस्टम वाज वेरी स्लो. द कैपिटल पनिशमेंट वाज गिवन बाय हैंगिंग, यानी कि फांसी की सजा के रूप में डेथ पेनल्टी दी जाती थी. रबरी वाज पनिश्ड विद डेथ, यानी कि लूट एक ऐसी अपराध था जिसे डेथ पेनल्टी दिया जाता था. ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है दोस्तों. ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा. मीनिंग ऑफ द वर्ड एल्डरमैन. एल्डरमैन क्या था? ए मेंबर ऑफ द म्युनिसिपल लेजिस्लेटिव बॉडी in a town or city in many jurisdiction, a member of the higher branches of the municipal or borough council in England and Ireland before 1964 दिया हुआ है. ठीक है, 1674 है वो. वन ऑफ द सीनियर मेंबर ऑफ ए लोकल काउंसिल इलेक्टेड बाय अदर काउंसिलर. ठीक है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ना है, एक बार पढ़ लीजिएगा. ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा. समझ में आ गया ना? आ गया तो कमेंट्स में लिखिए ना. ठीक है, क्यों आप चुपचाप बैठे हैं? क्या आपको अगला वीडियो फिर चाहिए या नहीं चाहिए? यदि चाहिए तो कमेंट्स में लिख कर बताइए और लाइक करिए, शेयर करिए. ठीक है, और आप इस तरह का लॉ की क्लासेस चाहिए आपको, सिविल जज की क्लासेस चाहिए आपको, ठीक है, पूरा कोर्स चाहिए आपको, तो भी आप कमेंट्स लिखिएगा. और मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे में सबसे नीचे में है, वहां से मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. आप अपना परिचय दे सकते हैं. थैंक यू दोस्तों, थैंक यू.